Hello students, today we have to start the first chapter of the organic chemistry or 12th class, that is the haloalkanes and halorines। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें जो हमने कंटेंट्स करने हैं, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन करेंगे, व्हाट आर द haloalkanes एंड halorines। फिर सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन, देन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, then preparation, physical and chemical properties, SN1 and SN2 reactions, very important for the CBSE and for the competition, and the important compounds containing halogens। इसके अलावा कुछ और miscellaneous compounds और reactions भी होगी, वो भी हम इसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बेसिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हेलोअल्केन्स एंड हेलोरीन्स होते क्या हैं? तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, हेलोअल्केन्स एंड हेलोरीन्स दे आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in aliphatic or aromatic compounds respectively by halogen atoms। ठीक है, देखो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है? अगर मैं हेलो एल्केन्स को लिखता हूं तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, हेलोजन प्लस अल्केन। हेलोजन मतलब क्या होता है? जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, आपको हेलोजन पता है, पांच होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। एस्टेटिन को रहने देते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है। बाकी जो हेलोजन्स हैं, 4 हेलोजन्स मेन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोजन जिसको हम एक्स से इंडिकेट करते हैं, प्लस एल्कीन। ठीक है, एल्कीन क्या होता है? दैट इज CnH2n+2। तो इन दोनों की जब कॉम्बिनेशन हम कर देते हैं तो हेलोजन प्लस एल्कीन से क्या बना? हेलोएल्केन्स, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोजन एंड हेलोजन एंड एल्कीन दैट फॉर्म्स द हेलोएल्केन्स। और दूसरा क्या है? हेलोएरीन्स। तो हेलोएरीन्स किससे बनेगा? अरीन का मतलब यहाँ पर क्या है? अरोमेटिक कंपाउंड। हमारे सिलेबस में सिर्फ बेंजीन को ही डिस्कस करते हैं, नेफ्थलीन हो गया या एंथ्रासीन हो गया, ये सब भी एरीन्स है, पर हमने सिर्फ बेंजीन पे फोकस करना है। तो हेलोरीन का मतलब क्या है? हेलोजन प्लस एरीन, एरीन मतलब बेंजीन। तो हेलोजन की कॉम्बिनेशन हमने एरीन से कर दी, X प्लस C6H5 कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास में? हेलो एरीन्स। तो बेसिकली एक H को रिप्लेस कर देते हैं, यहां से एक H गया और X आ गया, तो दिस इज CnH2n+1X, और ये क्या हो गया? दिस इज द C6H5X। ओके, तो हेलोएल्केन्स आर कंटेन द हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू द sp3 hybridized carbon atom of alkyl group, whereas the halorines contain halogens attached to the sp2 carbon atom of aryl group। सिंपल चीज मैंने भी आपको बताई है कि दिस इज द Rx CnH2n+1X, दिस इज द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के साथ में क्या लग गया? X। R क्या है? अल्काइल ग्रुप। X इज द हेलाइड या हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन को पहले एक्सक्लूड कर दिया। ये जो कार्बन है अल्केन में, आपको पता है जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो अल्काइल ग्रुप के साथ में X लग गया तो क्या बन गया? दैट इज द हेलोएल्केन। और जब बेंजीन के साथ में, जो कि ये sp2 है, दिस इज sp2 कार्बन एटम, इसके साथ में X लग गया, एक H को हटा दिया, X को ले आए, तो क्या हो गया आपका? दैट इज द हेलो एरीन। या मोनो हेलोरीन का मतलब क्या है? एक ही X लगा हुआ है, तो दिस इज द C6H5X या ARX। एयर स्टैंड्स फॉर द अरोमेटिक कंपाउंड या एरीन, इसको एरीन भी लिख सकते हो या अरोमेटिक कंपाउंड, दोनों चल जाए। एक यहाँ पर और भी है, मैं हेलोएल्केन्स बोलता हूँ या अल्काइल हैलाइड्स बोलता हूँ, इसका मतलब एक ही चीज है। हेलोएल्केन्स द IUPAC नेम, अल्काइल हैलाइड्स इज द कॉमन नेम। या मैं हेलोरीन बोलूं या मैं बोलूं अराइल हैलाइड, तो उसका मतलब भी एक ही है। अराइल हैलाइड इज द कॉमन नेम, हेलोरीन इज द IUPAC नेम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अल्काइल हैलाइड्स का मतलब हेलोएल्केन्स, अराइल हैलाइड का मतलब हेलोरीन्स, तो उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। So these are the basic definition of haloalkanes and haloarenes। ओके, आगे चलते हैं। फिर आती है इनकी क्लासिफिकेशन। अल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं, उसके नंबर ऑफ क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले जो क्राइटेरिया आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, के हेलोजन एटम्स कितने हैं। तो दीज में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हेलोजन। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब दो, पॉली का मतलब दो से ज्यादा। जब दो से ज्यादा होता है उसको हम पॉली बोल देते हैं। तो जैसे हेलोएल्केन्स की बात करता हूँ, तो अगर एक ही एक्स है,
एक ही हेलोजन है तो उसको बोलेंगे मोनो हेलोल्केन, अगर 2 लगे हुए हैं तो उसको डाई हेलोल्केन, 3 लगे हैं तो ट्राई, 4 लगे हैं तो टेट्रा, मतलब एक से ज्यादा वाले आपके पॉली की कैटेगरी में आ जाते हैं, डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से। सिमिलरली हेलोरीन्स, तो हेलोरीन में क्या हो गया, मोनो हेलोरीन, ठीक है, डाई हेलोरीन, ट्राई हेलोरीन। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, जितने आपके नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हैं उसी तरीके से डाई ट्राई टेट्रा हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन एक्स इज बॉन्डेड। अब जो हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम है उसके बिहाफ पे हम या उसके बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं कि किस किस्म का ये जो अराइल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड है। तो सबसे पहले तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन CH बॉन्ड, मतलब जिस कार्बन जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो हमने डिस्कस करना है। तो उसकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहला तो आता है अल्काइल हैलाइड या हेलोल्केन्स, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। सेकंड आता है अलाइलिक हैलाइड एंड थर्ड इज द बेंजाइलिक हैलाइड। ये तीनों को डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड को या हेलोल्केन्स को। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। जिस किस्म का कार्बन है, देखो सारे के सारे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो सारे के सारे हैं तो हेलोल्केन्स ही, पर उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। वो कैसे है, अब ये जो X जिस कार्बन के साथ जुड़ा है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है। वो कैसे, ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी हेलो अल्केन। उसके बाद में ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इस ये कार्बन X के साथ जुड़ा है और ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी हेलो अल्केन या 2 डिग्री हेलो अल्केन या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। फिर ये 3 डिग्री हो गया क्योंकि ये 3 से है। एक ये कैटेगरी भी आ सकती है CH3X, तो ये सिंपली क्या होता है, दिस इज अ मिथाइल हैलाइड। इसकी डिग्री कुछ नहीं है, ये सिंपली इसको मिथाइल बोलते हैं। दिस इज अ मिथाइल हैलाइड, ये किसी कार्बन के साथ जुड़ा नहीं हुआ, तो दिस इज अ सिंपली मिथाइल हैलाइड। ओके, तो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड द मिथाइल। फिर आगे चलते हैं, सेकंड इज द कैटेगरी ऑफ अलाइलिक हैलाइड्स। अब अलाइलिक हैलाइड को समझते हैं, अलाइलिक हैलाइड होता क्या है। उससे पहले हम समझते हैं प्रोपीन को। तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर है, दिस इज CH3 CH double bond CH2. This is the structure of propene. Okay. Now this is the sp2 hybridized carbon atom. This is sp2 and this is the sp3. ये sp3 है। Now मैं यहाँ से एक H को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, रिमूविंग द H फ्रॉम हेयर, माइनस H कर रहा हूँ, तो होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड ओपन हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नाउ दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और बॉन्ड ओपन है। नाउ इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द अलाइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, दिस इज sp3 कार्बन एटम, डिग्री क्या है इसकी, दिस इज द 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है क्योंकि एक ही उस कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप को पर्टिकुलर नेम बोलते हैं, दैट इज द अलाइल ग्रुप। और इस कार्बन को क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड द अलाइल कार्बन, इसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। अब इस कार्बन के साथ में अगर X को जोड़ देता हूँ, X स्टैंड्स फॉर द हेलोजन, तो ये क्या चीज बन जाती है, ये पूरी चीज बन जाती है अलाइल या अलाइलिक हैलाइड। मैं रिपीट करता हूँ, ये प्रोटीन है, ये डबल बॉन्ड के साथ जो C जुड़ा हुआ है जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, वहां से एक H को रिमूव करना है, तो ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। और इसके साथ अगर X जुड़ गया तो उसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड, या इसको बोलेंगे कि अलाइल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुई, H को हटा के हम X को ले आए। ओके, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, अभी समझा दिया आपको प्रोपीन का एग्जांपल लेके कि कार्बन कार्बन के साथ जो C लगा हुआ है, बट इट शुड बी sp3, ये sp3 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि sp2 हो, इट शुड बी sp3। तो इस कार्बन एटम को बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। ओके,
और इस हैलाइड को बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। तो ये भी अलाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है, ये भी आपका अलाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ सी जुड़ा है, सी पे एक्स लगा हुआ है। अब ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जब होती है ना, सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है CH3, या सपोज करो इसको छोड़ो, एक मैं ये चीज लिखता हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको X2 से रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अलाइलिक कार्बन कौन सा है। ये अलाइलिक कार्बन नहीं है, ये वाला अलाइलिक कार्बन होगा। दिस वुड बी द अलाइलिक कार्बन। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगी, X की सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन एटम पे होगी। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH X CH CH2। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के साथ जो sp3 कार्बन एटम है, दैट इज द अलाइलिक कार्बन, और वहां से हाइड्रोजन हटके कोई X आता है तो उसको बोलेंगे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो चीज ट्रू है, ये बाकी सब पे ट्रू है। सपोज करो मैं अगर ये कंपाउंड लिखता हूँ CH2 CH CH2OH, तो इस CH2 के साथ में कौन सी चीज अटैच है, OH। अल्काइल ग्रुप X तो अटैच नहीं है, OH है। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस वुड बी कॉल्ड द अलाइल अल्कोहल, ठीक है। और अगर इसके साथ में CH2 CH CH2 NH2 है, तो इसको बोल देंगे अलाइल अमाइन। तो कहने का मतलब है कि ये अपने आप में एक अलाइल, जो अल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। इसका कॉमन नेम क्या डाल दिया हमने, अलाइल। तो दैट इज अलाइल अमाइन, अलाइल अल्कोहल, अलाइल जो है हलाइड हो गया। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये बेंजाइलिक क्या होता है उसको समझो पहले। दिस इज द टोलीन, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। यहां से एक H को मैंने रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, इट इज CH3 सॉरी CH2 और वैलेंसी ओपन। नाउ इस पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। बेंजीन इनके साथ में ये sp3 है, sp3 कार्बन है, और उसमें मैंने एक H को रिमूव कर दिया। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। ये क्या चीज होगी, बेंजाइलिक कार्बन। अब इसके साथ में मैंने X को अटैच कर दिया, तो ये क्या बन गया, बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। तो दिस इज द बेंजाइलिक हैलाइड। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन अरोमेटिक रिंग। ये अरोमेटिक रिंग या बेंजीन है। इसके साथ में हमने क्या किया हुआ है, एक sp3 कार्बन एटम लिया और उसके साथ में X को अटैच कर दिया, तो क्या बन गया, दैट इज द बेंजाइलिक हैलाइड। अब वो बेंजाइलिक हैलाइड जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी हो सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर 2 RR आ गए तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री। ओके, तो ये कैसे, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये आपका 1 डिग्री है, दिस इज द 1 डिग्री। 2 डिग्री के केस में क्या होगा, इट वुड बी CH, यहाँ पर CH3 लगा दिया, और X। अब इसकी डिग्री क्या होगी, दिस इज द 2 डिग्री। और ऐसे ही 3 डिग्री भी हो सकता है, C CH3 CH3, ठीक है। इनमें एक फर्क आ जाता है। फर्क क्या होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, दिस इज कॉल्ड द बेंजल। इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, इट इज कॉल्ड द बेंजल हैलाइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेंजीन। हालांकि जो कार्बन है वो भी बेंजाइलिक है, दिस इज बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक, थोड़ा नाम में फर्क आ गया, बाकी कुछ नहीं। ओके, आगे चलते हैं। तो ये sp3 वाले हमारे खत्म होते हैं। उसके बाद में आती है sp2, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। CX जिसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है
इट इज अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक तो विनाइलिक, दूसरा अराइल। अराइल हमने शुरू में किया था, एक विनाइल भी है, तो दोनों को करते हैं। तो सबसे पहले विनाइलिक की बात करते हैं। अब विनाइलिक के केस में सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं CH2 CH2, दिस इज द प्रोपीन। ओके, अब दिस इज sp2, दिस इज sp2, यहां से एक H को हटा दिया मैंने, ठीक है, तो ग्रुप क्या बना, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH। नाउ दिस ग्रुप इज कॉल्ड द विनाइल ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। और इसके साथ में मैंने X को अटैच कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गया, दिस इज द विनाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया, विनाइलिक। और इस कार्बन को बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द विनाइलिक कार्बन। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, सपोज करो ये चीज है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब इस कार्बन एटम पे, ठीक है, H हटा के मैं X को ले आया, तो ये कार्बन विनाइलिक कार्बन है, ठीक है, दिस इज द विनाइलिक, क्योंकि sp2 पे जो है सब्स्टिट्यूशन हुई। बट ये पूरा ग्रुप विनाइलिक नहीं है। अगर मैं विनाइल ग्रुप की बात करता हूं, अगर कहते हैं ना व्हाट इज द विनाइल ग्रुप, तो जो विनाइल ग्रुप होता है वो ये चीज है, दिस इज द विनाइल, ठीक है। ये कार्बन एटम विनाइलिक है जिसपे एक्स लग रहा है, इस कार्बन एटम पे एक्स लग रहा है, तो ये विनाइलिक कार्बन है। पर ये पूरा कंपाउंड विनाइलिक नहीं है। विनाइलिक, विनाइल जो, अगर विनाइल की एक ग्रुप की बात करता हूं, तो विनाइल ग्रुप सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो दिस इज द विनाइलिक हैलाइड। अगर सपोज करो मैं ये लिखता हूँ CH2 CHCl, तो इसको क्या नाम देंगे, दिस विल बी विनाइल क्लोराइड, ठीक है। पर यहाँ पर अगर मैं Cl ले आया, तो इसका नाम विनाइल क्लोराइड नहीं है, दिस इज विनाइल क्लोराइड, ठीक है। पर ये विनाइल क्लोराइड नहीं है, इसका कुछ पर्टिकुलर नेम होगा, IUPAC नेमिंग या कॉमन नेमिंग करेंगे। विनाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन जरूर हुई है, बट दिस इज नॉट विनाइल क्लोराइड। ये फर्क समझ में रखना, ये जो है दिस इज द विनाइलिक हैलाइड, पर ये विनाइलिक हैलाइड नहीं है। विनाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन जरूर है, अगर यहाँ पर हुई होती तो अलाइलिक कार्बन पे होती, ठीक है। तो इस चीज में हमेशा डिफरेंशिएट करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे CH2 CH, ये ग्रुप क्या बन गया आपका, विनाइल। तो सिमिलरली अगर CH2 CH OH करता हूं, तो ये क्या चीज होगी, दिस इज द विनाइल अल्कोहल। जैसे अलाइल अल्कोहल था, ऐसे ही विनाइल अल्कोहल। आगे चलते हैं। फिर आता है अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स में क्या हो गया, हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अरोमेटिक रिंग। मोस्टली यहाँ पर बेंजीन की बात ही करेंगे, ठीक है। तो एक अरोमेटिक रिंग पे जो कि sp2 है, उससे डायरेक्टली क्या है, एक्स अटैच है, हेलोजन अटैच है, तो वो क्या हो गया आपका अराइल। दिस इज अराइल हैलाइड, दिस इज आल्सो द अराइल हैलाइड। तो ये क्लासिफिकेशन खत्म होती है। तो दिस वाज द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जो हमने पीछे की है, ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन होगी, इससे ऊपर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब आगे चलते हैं। फिर बात ये आती है IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो यहाँ पे 2 किस्म का नॉमेनक्लेचर है, एक तो कॉमन नेमिंग है, ठीक है, और दूसरा क्या है, IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं, कॉमन नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द अल्काइल ग्रुप्स फॉलोड बाय द हैलाइड। पहले हम अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में हैलाइड का। IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या है, अल्काइल हैलाइड्स आर टर्म्ड एज द हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हैलो को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं आगे दोनों को। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन थी, अब यहाँ पे डिटेल में करते हैं। पहले हम कॉमन नेमिंग की बात करेंगे, ठीक है, कि हाउ कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है। अल्काइल हैलाइड्स की कैसे है कि हमने पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, फिर हैलाइड का। जैसे RX है, तो RX में पहले अल्काइल लिख दिया, फिर X हैलाइड। जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 Cl, इसमें अल्काइल ग्रुप कौन सा है, दिस इज द अल्काइल ग्रुप CH3 CH2, तो इथाइल लिख दिया, फिर आगे Cl आ गया तो क्या लिख दिया, क्लोराइड। अगर सेम चीज ये होता CH3 CH2 Br, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप कौन सा है, इथाइल इज द अल्काइल ग्रुप, तो इथाइल लिख दिया। इथाइल के आगे Br लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख देना है, ब्रोमाइड।
ठीक है, तो सिंपल नेमिंग। अब ये चीज है CH3 CH3, अब इसका कॉमन नेम क्या है, व्हाट इज दिस ग्रुप, अब ये चीज पता होनी चाहिए। एक मिनट, ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये कौन सा है, दिस इज द आइसोप्रोपाइल। तो पहले आइसोप्रोपाइल लिख लिया, फिर उसके आगे क्या है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड को लिख लिया। फिर सिमिलरली दिस इज द टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये कौन सा आ गया, दिस इज द आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एंड दिस इज द नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो पहले कॉमन नेमिंग लिखनी है, ठीक है, जो कॉमन नेम है उसका, और उसके बाद में क्या होगा, जो है इट वुड बी द नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये नियोपेंटाइल ब्रांड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब नियोपेंटाइल लिख लिया, फिर BR लिख लिया, तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर आती है IUPAC नेमिंग। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में करना है, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं दे आर नेम्ड एज द हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब क्या है इसका, कि हमारे पास जो अल्कीन्स थे उनके एक H को रिप्लेस करके मैं X को ले आया, ओके, एल्कीन्स में एक मैंने H को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह मैंने X को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या बन गया, हेलो एल्कीन्स। तो मतलब उनको कह सकते हैं हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन या हेलो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्कीन्स। तो जैसे CH3 CH2 आई है, तो वैसे इसने क्या होना था, इट शुड बी CH3 CH2, वैसे ये प्रोपेन होना था, पर आई आ गया, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इट वुड बी 1 आइडो प्रोपेन। सिमिलरली ये 1 2 3, तो इट वुड बी 2 आइडो प्रोपेन। दिस इज 1 2 3, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इट वुड बी 2 मिथाइल, सॉरी गलत लिख दिया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो वी हैव टू डू द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोल्केन्स। तो इसके काफी रूल्स आपको पहले बताए हैं GOC में, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। तो इसमें हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि उसमें हेलोजन हो, अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, पर जो X है दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट, तो जरूरी नहीं कि आप इसको चेन में इंक्लूड करो, ओके। फिर उसके बाद में प्रेफरेंस ऑर्डर इन नंबरिंग, सबसे पहले बॉन्ड को करना है, फिर हेलोजन अल्काइल ग्रुप, इसमें ये चीज नहीं है, ये हेलोजन या अल्काइल ग्रुप दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो हेलोजन या अल्काइल ग्रुप में जो लोएस्ट सेट रूल में फिट बैठता है, ठीक है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप या हेलोजन दोनों ही क्या है, दे आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आपने लोएस्ट सेट, जो सेट रूल है उसको फॉलो करना है, ओके। हाँ, जो डबल बॉन्ड है उसकी प्रेफरेंस हमेशा रहेगी, डबल या ट्रिपल की, चाहे डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको आपने प्रेफर करना है, हेलोजन या अल्काइल ग्रुप को प्रेफर नहीं करना लोएस्ट सेट रूल में। तो राइट नंबर एंड नेम ऑफ हेलोजन फर्स्ट, ठीक है, डिपेंड करता है कि देखो हेलोजन का नाम तो पहले ही आएगा, डबल बॉन्ड पहले नहीं आएगा। अल्फाबेटिकली ब्रोमीन है या क्लोरीन है, जैसे अगर सपोज करो एक ऑप्शन आती है आपको इथाइल में, ठीक है, और आयोडीन में, तो इथाइल पहले आएगा, आयोडीन बाद में आएगा, क्योंकि ई कम्स बिफोर द आई इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो वो आपने ध्यान में रखना है, और उसके बाद में हाइड्रोकार्बन चेन का नाम लिखना है, ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल यहीं पे लिखे हुए हैं कि दिस इज द थिंग। अब यहाँ पर 1 दिया इसको नाम, देन 2, देन 3। दूसरी साइड से अगर करते तो 1 2 3। अब अगर लोएस्ट सेट रूल लगाता हूं तो इट इज 1 2 2। अगर मैं इस साइड से चलता हूं तो इट इज 1 2 2, और अगर इस साइड से जाता हूं तो 2 2 1। तो मैं लोअर सेट रूल को फॉलो करूंगा, तो ये वाली नंबरिंग जो होगी दैट वुड बी द प्रेफर्ड। तो उसके अकॉर्डिंग क्या नाम आ गया, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब इसको देखते हैं, अब यहां पर नंबरिंग करता हूं तो 1, ठीक है, 2 3, 1 नंबर ब्रोमो को मिलता है, बट मुझे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, और अगर यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस एज कंपेयर टू हेलो एल्केन ज्यादा है, तो मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, नीचे से। दिस इज द
करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन या सिंपली प्रोपीन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। तो दे आर फ्यू एग्जांपल्स। तो पहला तो अभी पहले ही किया था, 1 2 3। तो इट इज 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपीन। तो दिस इज आईयूपीसी नेमिंग। फिर इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो इट इज 1 2 3। इट इज द 2 ब्रोमो प्रोपीन। ओके, ये नेक्स्ट को आप खुद ट्राई करिए। क्या नाम है इसका? ये ट्राई किया आपने? इसको अगर आप ऐसे नहीं कर सकते ना, इसको थोड़ा खोल के लिख लो, मतलब ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला में लिख लो। अगर इसमें थोड़ी दिक्कत आती है आपको, तो इट शुड बी लाइक दिस, सी एच डबल बॉन्ड, ठीक है, सी एच सी सी एच थ्री सी एच बी आर। नाउ दिस इज द फार्मूला। ये ओपन स्ट्रक्चर में इस लिख लो। अगर ये बॉन्ड नोटेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसको आप इस तरीके से लिख लो। अब इसकी आईयूपीसी नेमिंग कर सकते हो। व्हाट इज आईयूपीसी नेमिंग? देखो, जो इसकी आईयूपीसी नेमिंग होगी ना, अगर मैं यहां से करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, दिस इज द वन वे। ठीक है, जो सेकंड वे है वो थी है 1 2 3 4 5। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी होनी चाहिए? ब्लू वाली होनी चाहिए या रेड वाली होनी चाहिए नंबरिंग? ठीक है, रेड वाली होनी चाहिए। द रीजन भी, हाँ बोलिए बोलिए। सर रेड। हाँ बिल्कुल ठीक है। द रीजन बीइंग, जब इस तरीके से करते हैं तो ब्रोमीन को सेकंड नंबर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर जो है, सॉरी जस्ट 1 मिनट, आपने कौन सी भी रेड वाली बोली है? ठीक है, नहीं रेड वाली नहीं करनी यार। ठीक है, आपने रेड वाली बोली है, नो, ये मैंने भी देखा नहीं। इट शुड बी ऑफ ब्लू। द रीजन बीइंग 1 2 3। ठीक है, थर्ड नंबर मिल रहा है। ठीक है, इधर इस पे अगर मैं सपोज कर, जस्ट 1 मिनट, अगर मैं रेड वाली को लेता हूँ, इफ आई एम टेकिंग द रेड वन, दिस वन, तो यहाँ पर अल्कीन को क्या नंबर मिल रहा है? थर्ड नंबर मिल रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर मिल रहा है ब्रोमीन को, और डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है? दैट इज द थर्ड वन। और अगर मैं यहां से करता हूं, तो सेकंड नंबर मिलता है डबल बॉन्ड को। तो जो ये वाली है, ब्लू वाली है, दैट विल बी प्रेफर्ड, क्योंकि सेकंड नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा है और ब्रोमीन को कितना मिल रहा है? 4 नंबर मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, ब्रोमीन को 4th नंबर है तो मिल जाए। मुझे तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। आपको पीछे बताया था कि हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी होती है। वी हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड। तो ब्लू वाली है, दैट विल बी द ट्रू वन। तो इसका नाम क्या होगा? इट वुड बी 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ये समझ में आया? मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखो, हमने डबल बॉन्ड, पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो उसमें जो डबल बॉन्ड को जब लोएस्ट नंबर मिलना है, हमने उसको प्रेफर करना है। तो ब्लू में सेकंड नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, यहाँ पे सेकंड नंबर ब्रोमीन को मिल रहा है, पर थर्ड नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को। तो रेड वाली मैं चूज नहीं करूंगा, ब्लू वाली को चूज करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा? इट विल बी द 4 ब्रोमो पेन 2 इन। ओके, आगे चलते हैं। अब ये चीज है, सिंपल है बिल्कुल। दिस इज 1 2 3 4 5। तो थर्ड पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 पे क्लोरो है, तो इट इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटीन। ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहां पर देखो, 1 2 3, ओके,
4 5 6 7 7 कार्बन की चेन है जिसपे थर्ड नंबर किसको मिल रहा है, आई को मिल रहा है। कोई और पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 नहीं, और कोई पॉसिबल नहीं। 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 7 थर्ड पे आइडो ग्रुप है। अब ये कौन सा ग्रुप है? अगर मैं इसको लिखता हूं तो दिस इज CH3 C CH3 CH3। देखो इसकी नेमिंग दो तरीके से हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है, इसको मैं ना ओपन करके थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। CH3 CH2 CHI then CH3 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 CH2 CH2 CH3। पहले तो नेमिंग कर लेते हैं, 1 2 3 नंबरिंग सॉरी 4 5 6 7। थर्ड पे आयोडीन मिल रहा है आपको और फोर्थ पे ये ग्रुप। अब इस ग्रुप के ना दो नाम हो सकते हैं। एक तो अगर मैं इसे पूरे ग्रुप को लेता हूं तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। दिस इज द टर्शियरी TRT, ठीक है, ब्यूटाइल। तो अगर इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें टी को तो काउंट करेंगे, बी को काउंट करेंगे, तो इट वुड बी 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो। देखो अब इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे टी को काउंट नहीं करना, बी को काउंट करना है। तो बी और आई में पहले कौन आता है? बी। तो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। दिस इज वन ऑफ द नेमिंग। जो सेकंड नेमिंग पॉसिबल है इसमें वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बताई हुई है 1 2 3 4। अब ये आपकी एक फर्दर चेन बन गई। इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, वो कैसे? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। 1 नंबर इसको दिया, फिर 2 नंबर इसको दिया, ठीक है। तो 1 पे कौन से ग्रुप आ गए? दिस इज द 2 डाइमिथाइल। तो इसमें किसको, और ये इथाइल आ गया, तो इसको कैसे करेंगे? इट वुड बी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में इट वुड बी 3 आइडो, ठीक है। उसके बाद में 4। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट है। इट इज 1 पे क्या है? मिथाइल। तो इट वुड बी 1 कॉमा 1 डाई मिथाइल। डाई को तो काउंट करेंगे नहीं, इट वुड बी डाई मिथाइल, ठीक है। उसके आगे 2 की चेन है तो इट वुड बी इथाइल। चेन क्लोज है, क्या चीज ये? हेप्टेन। ये समझ में आई? 1 यहां से चेन स्टार्ट, देखो यहां से चेन स्टार्ट नहीं करनी। 1 2 3 ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला काम नहीं इसमें करते। 1 2 3 ये वाला नहीं करना कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो और इसको मिथाइल मान लो, नहीं। जहां 4 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, उससे बाद जो ये कार्बन एटम है यहां से चेन स्टार्ट करनी है। तो 1 2 यहां से भी कर ले तो 1 2 आना था, ठीक है। तो वो इमेटीरियल है, पर इस किस्म की जो ग्रीन कलर की नेमिंग है वो नहीं करनी, ग्रीन कलर की नंबरिंग नहीं करनी। जहां से चेन स्टार्ट हो रही है वहीं से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो दिस इज 1 2। तो 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल। तो 4 पे चेन स्टार्ट हुई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, दैट इज 1,1 डाइमिथाइल। और ये 2 कार्बन एटम है तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा? इथाइल। तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। 7 कार्बन एटम की चेन है तो इट वुड बी हेप्टेन। अब यहाँ पर डी और आई में कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर एम और आई में कंपटीशन है, क्योंकि डी को हम कंसिडर नहीं कर सकते अल्फाबेटाइजिंग में। इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। तो आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। और एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज करो ये चीज है CH3 CH2 CH2 CH
CH2 Br। फिर आगे चलते हैं, CH2 CH CH2 Br, CH2 CH2 CH3। अब ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका नाम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर दूसरे साइड से करते हैं तो भी सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 4 और 6 पे है तो इमटेरियल है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, ओके, तो इस चीज को क्या नाम देंगे, 1 पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, तो इट वुड बी 1 ब्रोमो मिथाइल। और ये भी क्या चीज है, दिस इज ऑल्सो 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो इट इज 1 ब्रोमो मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या करेंगे, तो इट वुड बी 4,6। 4 और 6 में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है एक जैसी, तो अब करेंगे क्या, अब इसको क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर आता है, अगर सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो उसको देते हैं बिस। 4,6, 4 और 6 पे दोनों सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लिके वो है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, उसके आगे आएगा बिस, 4 6 बिक्स। उसके आगे क्या लिखेंगे हम, 1 ब्रोमो मिथाइल, चेन एंड कर देंगे। फिर आगे क्या आएगा, नोनीन। ये समझ में आया। जब एक जैसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन आती है तब वहां पे बिस, ठीक है, बिस आ जाता है, ट्रिस आ जाता है, टेट्राकिस आ जाता है, पेंटाकिस आ जाता है, तब डाई नहीं आता, डाई ट्राई नहीं आता है, तब बिस ट्रिस आ जाता है। ओके, अगर सपोज करो यहाँ पर CH2Br होता तो क्या नाम होता इसका, तो 4,6,8 ट्रिस 1 ब्रोमो मिथाइल नोनीन, ये नाम हो जाता है इसका। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन को करते हैं। ये क्लियर है, दिस इज ओके। यहाँ पर एक एनसीईआरटी में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। इट इज लाइक दिस, देखो पहले तो फॉर्मूला ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसका, CCl3 थ्राइस, ओके, उसके बाद में CCl3। अब पहले तो स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता ये है क्या, पर स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बना देता हूँ। स्ट्रक्चर ऐसी है कुछ इसकी, सॉरी यहाँ पे Cl है सिर्फ, सॉरी Cl3 नहीं CCl है, सिर्फ CCl है। तो स्ट्रक्चर इसकी क्या है, लाइक दिस, कार्बन कार्बन, देन इस कार्बन के साथ Cl Cl Cl, इस कार्बन के साथ Cl Cl Cl, इस कार्बन के साथ Cl Cl Cl। समझ में आ गया, ये कार्बन Cl के साथ जुड़ा, ये कार्बन C के साथ जुड़ा, ये C जो है 3Cl के साथ जुड़ गया, ये C 3Cl के साथ जुड़ गया, ये C 3Cl के साथ जुड़ गया। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है, करिए इसको, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहां से करते हैं, दिस इज 1 2 3। अब इसका क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन होगी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, तो इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पर 1। अब पहले इसको देखते हैं, इसका नाम क्या होगा, इट वुड बी 1 1 1, ठीक है, ट्राई क्लोरो मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है। देखो अगर यहाँ पर CH3 लगा होता, मतलब H लगे होते, तो ये मिथाइल होता।
अब Cl 3 लगे हैं तो ये क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमिथाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथाइल, क्योंकि 1 पे ही 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। अब इसकी बात करते हैं, 1 पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, इस 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है, इस 3 पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्लोरीन टोटल कितने हो गए, 3 3 6 7। तो इसका नाम क्या होगा जरा देखते हैं। इट वुड बी, जरा ध्यान से देखना, 1,1,1, ठीक है, फिर 2, फिर 3,3,3, हेप्टा क्लोरो, ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट, तो क्या होगा, इट वुड बी 1,1,1 ट्राई क्लोरो मिथाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन बंद, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो गया, प्रोपीन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मेरी मेन चेन क्या है, 1 2 3, ब्लू वाली मेन चेन होगी, इस सी के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इस सी के साथ 1 क्लोरीन, और इसके साथ में 3 क्लोरीन, ठीक है, तो टोटल 7 हो गए। तो 1,1,1 2 3,3,3 हेप्टा क्लोरो, फिर उसके बाद इस सेकंड वाले पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रखी है, उसका नाम क्या है, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथाइल, तो 2 पे 1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन बंद, 3 कार्बन की चेन है, तो इट वुड बी प्रोपेन। नाम क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, ये क्लियर हुआ दोनों को आपको? यस। ओके, अब इसमें ना एक क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं, वो मैं पहले आप लोगों से पूछता हूँ, आपने इस चीज पे गौर नहीं किया कि दिस इज द हेप्टाक्लोरो, इसमें H को तो कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है, और ये ट्राइक्लोरोमिथाइल, इसमें ट्राई को कंसिडर नहीं करना, ओके, तो ये क्लोरो, ये भी क्लोरो, तो मैंने हेप्टाक्लोरो को पहले क्यों लिखा है, इसको पहले क्यों नहीं लिख लिया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो ये हेप्टाक्लोरो है, ये क्लोरोमिथाइल है, तो हेप्टा को तो मैंने लेना ही नहीं पिक्चर में, यहां से मैंने ट्राई को पिक्चर में नहीं लेना, तो यहाँ पे क्लोरो और क्लोरो में कंपटीशन है, तो ये वाली चीज को पहले क्यों नहीं लिख लेता मैं, 2,1,1 क्लोरोमिथाइल को पहले क्यों नहीं लिख लेता, ये 1,1,1 2,3,3 हेप्टाक्लोरो को पहले क्यों लिखा मैंने? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल, वो भी क्लोरो है, वो भी क्लोरो है, हेप्टाट्राइल। हेप्टा को तो मैं कह रहा हूँ कंसिडर नहीं करना, हेप्टा का एच तो कंसिडर नहीं करना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेप्टा ये तो कंसिडर ही नहीं करना। देखो यार, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहां पर कंपटीशन है क्लोरो और क्लोरोमिथाइल में है, क्लोरो के आगे मिथाइल लिखा, तो क्लोरो क्लोरो में तो कोई कंपटीशन नहीं है, पर इस क्लोरो के आगे मिथाइल लगा हुआ है, जो ये एम है, ये अल्फाबेटिकली एम से सी से बाद में आता है, पर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एम लग गया ना, तो ये क्लोरो और क्लोरोमिथाइल की रेस में क्लोरो इससे आगे हो गया, इसके आगे जो मिथाइल लगा हुआ है ये इसको अल्फाबेटिकली पीछे कर रहा है, इसके पीछे तो कुछ लगा नहीं हुआ, पर इस क्लोरो के पीछे एम लगा हुआ है, तो देयरफॉर ये अल्फाबेटिकली पीछे कर रहा है। सपोज करो खुदा ना खास्ता ये क्लोरोइथाइल होता, ठीक है, तो ई जो है यहाँ पर वो अल्फाबेटिकली एम से सुपीरियर है, तो क्लोरोइथाइल यहाँ पर कंसिडर होता है, पर यहाँ पर तो चलो कुछ है ही नहीं, अगर कुछ नहीं है तो भी ये इससे बेटर है, जो एम मिथाइल एम लग गया वो इसकी प्रायोरिटी को कम कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, सर एक बार फिर से समझा दो। देखो यार, यहाँ में मैंने देखो यहाँ पर क्लोरो और क्लोरोमिथाइल में कंपटीशन है कि अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, ठीक है, क्लोरो और क्लोरो में तो सब कुछ सेम ही है, कोई फर्क है ही नहीं, ठीक है,
अब उसके यहाँ पर मिथाइल लग गया। जब ये मिथाइल लगा तो इसने जो क्लोरो की जो अल्फाबेटाइजिंग की वो प्रायोरिटी है उसको कम करती है। कहने का मतलब है अगर क्लोरो क्लोरो दोनों अकेले लगे हुए हैं फिर तो वो दोनों इक्वल है, पर अगर क्लोरो के पीछे मिथाइल लग गया तो उसने अल्फाबेटाइजिंग की जो उसकी प्रायोरिटी थी उसको कम कर दी है एज पर द रूल्स। मतलब जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है कि अगर कोई पीछे लगा हुआ है क्लोरोमिथाइल क्लोरोइथाइल या कुछ भी कुछ लगा हुआ है तो वो उसकी अल्फाबेटाइजिंग की जो प्रायोरिटी है उसको कम कर रहा है। ये रूल है। ओके, तो अगर सपोज करो ब्रोमो होता एक जगह और दूसरी जगह ब्रोमो इथाइल होता तो प्रायोरिटी किसकी आई होती? ब्रोमो की, ब्रोमो इथाइल की नहीं होती। ये रूल है, दिस इज द रूल। ये रूल आपको याद करना पड़ेगा। कई बुक्स में सॉल्यूशन में इसको पहले लिखा हुआ है, इस चीज को वो पहले लिखते हैं और 1,1 2 3,3,3 हेप्टाक्लोरो को बाद में लिखते हैं, विच इज रॉन्ग। वो गलत है। हेप्टा ट्राई को तो पिक्चर में लेना ही नहीं है, आपने इस क्लोरो और क्लोरोमिथाइल में कंपटीशन को देखना है। उसका विनर क्लोरो है, क्लोरो के पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये एक बेटर मतलब ग्रुप है इन द अल्फाबेटाइजिंग, ये मानते हैं। दिस इज बाय द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। मतलब ये रूल मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, ये आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर का रूल है कि जिसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ उसकी अल्फाबेटाइजिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है खासकर जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन होती है तो। चलो आगे चलते हैं। फिर आती है हेलोरीन्स। जो हेलोरीन्स होती हैं दे आर द कॉमन एज वेल एज द आईयूपीएसी नेम ऑफ अराइल हाइड। इसका मतलब क्या है कि जैसे कॉमन नेम है ये क्लोरोबेंजीन भी है, जैसे दिस इज अ Cl, तो इसका आईयूपीएसी नेम भी क्लोरोबेंजीन है। हालांकि यहाँ पर एक चीज और लिखते हैं, इसके कॉमन नेम में इसको बेंजीन क्लोराइड भी लिख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो रिटन एज द बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, और अगर आपके यहाँ पर और अगर डाई गया है तो यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा को हम लेके आते हैं इन द कॉमन नेम सिस्टम, जैसे एम डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, या इसको एम बेंजीन डाइक्लोराइड भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन क्लोराइड या बेंजीन डाइक्लोराइड दोनों चलते हैं। ओके, पर आईयूपीएसी नेमिंग है इसमें क्लोरोबेंजीन ही लिखोगे और इसको 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ऑर्थो मेटा पैरा, ये आईयूपीएसी नेमिंग में नहीं चलते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर आते हैं डाइहेलाइड्स। जो डाइहेलो कंपाउंड्स हैं हैविंग द सेम टाइप ऑफ हैलोजन टर्म, वो दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब सेम हैलोजन होनी चाहिए। एक तो होते हैं जेमिनल हैलाइड्स। ठीक है, व्हेन हैलोजन एटम्स पोजीशन ऑन द सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम पे दो हैलोजन एटम लगे हुए हैं। एक होते हैं विसिनल हैलाइड्स, व्हेन द हैलोजन एटम्स दे आर पोजीशन ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। जैसे सिंपल एग्जांपल है इसका कि दिस इज द जेमिनल हैलाइड। ठीक है, एक ही सी पे दो Cl लगे हुए हैं, या इसको जेम डाइहेलाइड भी बोलते। देखो या तो जेमिनल हैलाइड बोलेंगे या जेम डाइहेलाइड। सिमिलरली एडजेसेंट कार्बन एटम पे है दैट इज द विसनल हैलाइड्स, या इसको बोलेंगे विस डाई हैलाइड्स। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, तो दिस इज ओके। फिर आगे चलते हैं। इसकी जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट है, वो कंपटीशन में कई बार आती है। जो जेम हैलाइड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइडीन हैलाइड्स। और जो विस डाइहेलाइड्स हैं उनको बोलते हैं अल्काइलिन डाइहेलाइड्स। ठीक है, आईयूपैक नेम में जेम डाइहेलाइड्स एंड विस डाइहेलाइड्स को सिंपली हम डाइहेलोल्केन्स बोलते हैं। पहले इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं विच इज इंपॉर्टेंट। जैसे CH3 CHCl2 लिखा हुआ है, अब इसकी जो कॉमन नेमिंग है जेम की, उसको कैसे लिखना है? दो कार्बन एटम है तो इथाइल, फिर आई इथाइली डीन क्लोराइड,
ये डीन से ऐसे लगता है कि इसमें डबल बॉन्ड है, पर दिस इज नॉट डबल बॉन्ड, दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड, दिस इज अ जेम डाई हैलाइड, ठीक है। और अगर ClCl लगे हुए हैं सेम कार्बन एटम पे, ठीक है, एडिशनल कार्बन एटम पे, तो इसको बोलेंगे इथिलीन डाइक्लोराइड। ये क्या हो गया, विस डाई हैलाइड। एक और एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे CH3 CH2 CHCl2, ठीक है, तो ये है प्रोपाइलीडीन क्लोराइड। देखो अब यहाँ पे डाइक्लोराइड लिखा नहीं गया, वो नेम से ही क्लियर है कि अगर प्रोपाइलीडीन की बात कर रहा हूं तो 2 Cl लगे हुए हैं। यहाँ पे जो डी की साउंड है दैट इज फॉर द 2 क्लोरीन एटम, ठीक है। और अगर ये चीज है CH3 CHCl CH2Cl, तो ये क्या चीज होगी, दिस इज द प्रोपाइलीन डाई क्लोराइड, ठीक है। IUPAC नेमिंग क्या हो गया इसका, 1 2 3, तो इट इज 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये कॉमन नेमिंग इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेमिंग तो आप कर ही लोगे। कई बार लिखा होता है इथाइलिन क्लोराइड, समझ में नहीं आता है कि ये डबल बॉन्ड की बात कर रहा है क्या है, तो वो अंडरस्टूड है कि ये जेम डाइहैलाइड की बात कर रहा है। तो इस चीज पे फोकस करना है, खासकर एडवांस में आता है ये चीज। ओके, इतना क्लियर है, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर अभी तक क्लियर है। हेलो, Yes. ठीक है। So we have to start the nature of CX bond. सबसे पहले करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड। इसमें कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑब्वियसली दीज आर द अल्काइल हैलाइड्स। अब इन अल्काइल हैलाइड्स हैलोजन इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल। नाउ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस है वो कैसे इंक्रीज करती हैं, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, देन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये आपको पता है कि फ्लोरीन जो है दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द periodic टेबल। फ्लोरीन की 4.0 है, Cl की 3.2, Br की 3.0, आयोडीन की 2.7। कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की होती है 2.5। तो अगर मैं इस बॉन्ड को बनाता हूँ CX बॉन्ड, तो कार्बन दैट इज 2.5। अगर मैं यहाँ पर आयोडीन को भी रखता हूँ तो दैट विल बी 2.7। तो देयर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, हालांकि बहुत ही कम होगा। बट अगर सपोज करो मैं फ्लोरीन को रखता हूँ CF, तो दिस इज 2.5, दिस इज 4.0, तो 1.5 इज द कंसिडरेबल डिफरेंस। तो यानी कि बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। तो CI बॉन्ड दैट विल बी लीस्ट पोलर, बट CF बॉन्ड दैट विल बी द मोस्ट पोलर, बट पोलैरिटी होगी। यानी कि जो CX बॉन्ड है दैट इज पोलर इन नेचर, इसमें एक पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। और जो X होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये अब चीज आपको पता है। अब आगे चलते हैं, इसका कुछ डाटा स्टडी करते हैं। ड्यू टू दिस पोलैरिटी इन नेचर, ठीक है, अगर यहां पर पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है CX बॉन्ड में, तो डेफिनेटली देयर विल बी डाइपोल, ये एक डाइपोल क्रिएट हो गया। तो यहां पर CX बॉन्ड लेंथ भी है, तो डेफिनेटली देयर विल बी डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, दैट इज द चार्ज इनटू लेंथ। एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और देयर इज द बॉन्ड लेंथ, तो क्या होगा, तो यहां पर एक ना एक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी जिसके जो यूनिट्स डिबाई में होते हैं। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। जो CF बॉन्ड लेंथ है दैट इज 139, CCl बॉन्ड दैट इज 178, CBr बॉन्ड दैट इज 193, CI बॉन्ड दैट इज 214। ओके, एंड CX बॉन्ड इंथैल्पी भी दी गई है। नाउ अब यहां पर आप ये देखो, जो CF बॉन्ड है दैट इज मैक्सिमम पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मैक्सिमम है। और जो CI बॉन्ड है दैट विल बी लीस्ट पोलर। तो जो डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा CF बॉन्ड क्यों नहीं चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है। बट ऐसा है नहीं, जो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर है, डाइपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर है दैट इज CH3Cl, इसकी सबसे ज्यादा है क्लोराइड की। उसके बाद में नंबर आता है CH3F का, और उसके बाद में नंबर है CH3Br का, और एंड में आता है CHI3। अब ऐसा क्यों हुआ,
CF बॉन्ड इज मैक्सिमम पोलर, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैक्सिमम पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मैक्सिमम है। तो ऐसा क्यों है कि जो CH3Cl है उसकी डायपोल मोमेंट मैक्सिमम है, बाकी सारे ऑर्डर ठीक है। जो CF बॉन्ड लेंथ है वो 139 सबसे छोटी है, देन 178, 193, देन 214, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो ये ऑर्डर ठीक है। जो CX बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी ठीक है, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी उसकी BD सबसे ज्यादा हाई होगी, देन 351, देन 293, 234, तो ये भी ठीक है। पर यहाँ पे अबनॉर्मेलिटी आ गई, 1.860 जो है वो सबसे ज्यादा क्लोरीन का हो गया, फिर फ्लोरीन का नंबर, फिर Br का नंबर, फिर आई। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड डिस्टेंस पे भी करता है। यहाँ पर चार्ज तो मैक्सिमम इसमें ही है फ्लोरीन में, पर जो लेंथ है वो क्लोरीन के केस में 178 हो जाती है, तो वो डोमिनेट कर जाती है फ्लोरीन को, क्योंकि क्यू तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, पर लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। मतलब एज कंपेयर टू फ्लोरीन सबसे ज्यादा तो आयोडीन की है, पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन द केस ऑफ CH3Cl वो डोमिनेट कर जाता है CH3F को। तो देयरफॉर डाइपोल मोमेंट जो है CH3Cl की सबसे ज्यादा होती है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो CCl की ज्यादा है एज कंपेयर टू CF, तो वो चार्ज को डोमिनेट कर जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द मैक्सिमम पोलर CH3F बॉन्ड है, पर डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसकी है, दैट इज CH3Cl। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो दीज आर द पोलर इन नेचर। आगे चलते हैं। उसके बाद में आती है जो कंपाउंड्स है कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। अब जहां पे कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वो कौन कौन से होते हैं? वो एक तो विनाइलिक होते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, दूसरे होते हैं अराइल। तो विनाइलिक क्या होते हैं, दैट इज द CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब इसमें क्या होता है, जो विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं, जो हेलोजन है दैट इज बॉन्डेड टू द कार्बन कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो देयरफॉर इट हैज अ रेजोनेंस। जैसे स्ट्रक्चर क्या है, CH2CHCl। अब Cl के पास में क्या है, इट हैज द लोन पेयर्स, इसके पास में लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इट फॉर्म्स अ कॉन्जुगेट पेयर। आपको पता है जहां पर कॉन्जुगेशन आ जाए वहां पे रेजोनेंस होती है। तो इसमें दो टाइप की रेजोनेंस हो सकती है। वन तो एक है कि ये जो है यहां पर आया, दिस लोन पेयर कम्स इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर कम्स ऑन द कार्बन in the form of negative charge and the lone pair। तो वन स्ट्रक्चर दिस इज पॉसिबल, ठीक है। जो सेकंड स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो क्या है कि जो ये वाला बॉन्ड पेयर है, ठीक है, इट इज गेटिंग शिफ्टेड हेयर। ओके, ये यहां पर आपका शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दिस इज डबल, ठीक है, ये डबल चार्ज आ गया विद नेगेटिव चार्ज। ओके, क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल। अब यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। देखो फर्स्ट इसकी पहले रेजोनेंस हाइब्रिड अगर मैं बनाता हूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो इट वुड बी CH2, यहाँ पर फुल बॉन्ड पार्शियल CH फुल बॉन्ड, ठीक है, देन पार्शियल Cl। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं कुछ होएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। हियर कम्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आगे चलते हैं। सिमिलर इज द केस विद द क्लोरोबेंजीन या अराइल हैलाइड्स। हैलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम दैट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड इट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इट हैज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कैसे है इसमें, ये आगे भी आएगी, यहीं पे ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ कि दिस हैज द 3 लोन पेयर्स। अब ये जो है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर यहाँ पर गया, और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है इट कम्स ऑन दिस कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द लोन पेयर। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस लोन पेयर कम्स हियर in the form of bond pair and this bond pair comes on this carbon atom in the form of lone pair with negative charge. In the next step this
lone pair goes here in the form of bond pair, and this bond pair goes to this carbon atom in the form of lone pair. Again ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो this has the 5 resonating structure, और इसकी अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ जाता है विद डबल बॉन्ड, जो क्लोरीन और इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो देयरफॉर ड्यू टू रेजोनेंस जो CX बॉन्ड है, इट केज द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड द कंपाउंड बिकम्स मोर स्टेबल, सो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिकम्स डिफिकल्ट। एक तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर आ गया तो इसको तोड़ना मुश्किल हो गया। दूसरी एक चीज है कि ये लेस पोलर है एज कंपेयर टू द CX बॉन्ड। द रीजन बीइंग, देखो दिस इज द बॉन्ड, ये अल्काइल हैलाइड्स का बॉन्ड है, एंड दिस इज द बॉन्ड ऑफ द विनाइल एंड द राइल। अब यहां पर sp3 कार्बन एटम है और यहां पर sp2 है। एस करेक्टर कितना है यहाँ पर 25%, और यहाँ पर एस करेक्टर कितना है 33.33%। जितना ज्यादा करेक्टर होता है इसका उतना ऑर्बिटल नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस कार्बन एटम। इसकी तो 2.5 भी है, पर मैंने आपको ये बताया था कि जो हम लेते हैं 2.5 वो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम भी लेते हैं। जब ये sp2 है तो इसकी 2.5 नहीं रहेगी, इसकी अराउंड 2.8 हो जाएगी। तो 2.8 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये CX बॉन्ड उतना पोलर नहीं होगा जो कि इस केस में था। यानी कि जो विनाइल हैलाइड्स हैं या जो अराइल हैलाइड्स हैं उसमें जो CX बॉन्ड होता है वो इतना ज्यादा पोलर नहीं होता, क्योंकि कार्बन जो sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट में है। ओके, और यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ गया तो इस बॉन्ड को क्लीव करना मुश्किल हो गया। तो इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फिर आती है इसकी प्रिपरेशंस। ठीक है, प्रिपरेशन को करते हैं। प्रिपरेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये जो हम पार्ट करेंगे ये हाइड्रोकार्बन में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको इसका, पर इसके डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, करवाऊंगा पर डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें आती है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या होता है, हम अल्कीन लेते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं लाइक मीथेन, क्या इथेन, CH3, उसको हमने X2 से रेड कराया। X2 यहाँ पर हम नॉर्मली Cl2, Br2 और I2 लेते हैं, F2 भी ले सकते हैं पर नॉर्मली ये लेते हैं, F2 भी ले सकते हैं। और इसको हीट के साथ में या सनलाइट के साथ में या मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ में हीट वो कराते हैं, रेक्ट कराते हैं। तो क्या बनता है, RX बनता है प्लस HX बनता है। ये एक किस्म की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि हेलोजन को हम ऐड कर रहे हैं इसमें। तो ठीक है, ओके। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि ये फ्री रेडिकल जो है चेन मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होती है। इसका डिटेल मैकेनिज्म मैंने आपको कराया हुआ है, आगे एक समराइज है उसको मैं समराइज कर देता हूं। इसमें क्या होता है, क्लोरीन जो होता है वो ड्यू टू हीट जो है बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल बन गया। इन द नेक्स्ट स्टेप जो क्लोरीन रेडिकल है वो CH4 पे अटैक करता है और H रेडिकल को अपसेट कर लेता है बिकॉज इट हैज मोर एफिनिटी फॉर द H रेडिकल। तो ये HCl बना गया और यहाँ पर CH3 रेडिकल क्या हो गया, जनरेट। नाउ दिस इज द RDS, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, दैट इज द RDS। ओके, फिर उसके बाद में जो CH3 रेडिकल है इसने Cl2 पे अटैक किया और CH3Cl को फॉर्म कर लिया और Cl रेडिकल को सेट फ्री कर दिया। यानी कि हर स्टेप पे रेडिकल आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट तो यहाँ पर मिल गया पर आपको रेडिकल भी मिल रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, टर्मिनेशन स्टेप में दो रेडिकल आपस में कंबाइन हो गए तो Cl2 बन गया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पर CH3 रेडिकल मिला वो CH3 रेडिकल के साथ में कंबाइन होके इथेन को बना ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि CH3 रेडिकल Cl रेडिकल के साथ कंबाइन करके CH3Cl बना ले। तो ये सब पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर आप मीथेन की क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो पॉसिबिलिटी आपको थोड़ा बहुत इथेन भी मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं एडवांस में या जेई मेन में कि अगर मीथेन करवा रहे हैं तो साइड प्रोडक्ट्स क्या है। अब देखो इसके साइड प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको CH3Cl मिल रहा है,
आपको CH3 भी मिल रहा है, ठीक है। आगे अगर डाई सब्स्टिट्यूशन होती है तो CH2Cl2 भी मिल सकता है, ओके। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है, ओके। इसमें पर ये मिलना मुश्किल है, अगर प्रोपेन लिखा हुआ है तो प्रोपेन नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। इथेन से ऊपर रिएक्शन नहीं जाएगी, इतना क्लियर है। फिर आगे चलते हैं इसमें। इसमें अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो आपने जो है बहुत ज्यादा ली है, अगर CH4 को आपने एक्सेस ऑफ Cl2 से रेड कराया, CH4 तो थोड़ा लिया पर Cl2 आपने बहुत ज्यादा ले लिया, तो चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो Cl से रिप्लेस होकर अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, CCl4। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप सपोज करो CH4 और Cl2 दोनों बहुत ज्यादा ले रहे हो, ये भी एक्सेस में ले रहे हो और Cl2 भी एक्सेस में ले रही हो, तो आपके पास प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको CH3Cl मिलेगा, आपको CH2Cl2 भी मिल जाएगा, आपको CHCl3 भी मिल जाएगा, आपको CCl4 भी मिल जाएगा, आपको एक मिक्सचर मिलेगा प्रोडक्ट्स का। यू विल बी गेटिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब उसको फिर आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर रहता है हमेशा। तो उसको ओवरकम करने का तरीका क्या है, अब आपको थोड़ा रिएक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सपोज करो आपको CH3Cl चाहिए, तो आप CH4 को हाई लो और Cl2 को कम लो, यानी कि जो क्लोरीन रेडिकल है वो सीधा मीथेन पे अटैक करके CH3Cl बनाएंगे, फर्दर वो सब्स्टिट्यूशन एक्शन नहीं होगी। और अगर आपको CCl4 चाहिए तो CH4 को लंप कम लो, Cl2 को ज्यादा लो, ताकि Cl रेडिकल जितने ज्यादा होंगे वो सारी की सारी H को रिप्लेस करके किसमें कन्वर्ट कर देंगे, CCl4 में कन्वर्ट कर देंगे। फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर है, F2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर Cl2, फिर Br2, I2 का सबसे स्लो होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। पर F2 के साथ में पंगा क्या है, ये रिएक्शन वायलेंट होती है, एक्सप्लोजिव होती है, बॉन्ड कटिंग कर देती है, तो बॉन्ड आपको जो वो प्रोडक्ट होता है वो मिलता नहीं है या कम मिलता है, यील्ड इज पुअर। तो ये इसमें जो है दिस वाज द जस्ट 1 मिनट, तो ये इसके वो थे पॉसिबिलिटी। इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो सपोज करो ये चीज है CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसको मैं Cl2 से रेड करवा रहा हूं, मोनोक्लोरिनेशन करवा रहा हूं इसकी, आई एम डूइंग द मोनोक्लोरिनेशन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब सब्स्टिट्यूशन Cl की कहां पे होगी, इस पोजीशन पे होगी, इस पे होगी, इस पे होगी, इस पे होगी, इस पे होगी, किस पे होगी। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका जो फ्री रेडिकल है उसकी डिग्री क्या है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो 3 रेडिकल जो 3 डिग्री रेडिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3 CH3 CH2 CH3। यहां पर टर्शियरी रेडिकल बनेगा RDS में, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और फर्दर ये Cl2 पे अटैक करके क्या बनाएगा, इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3 CCl CH2 CH3 CH3। तो यानी कि इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर RDS क्या है। और दूसरा, कार्बन फ्री रेडिकल में कोई अरेंजमेंट नहीं होती, जैसे कार्बोकेटाइन में होती थी, इसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं, जो फ्री रेडिकल बन गया वो बन गया। जो रीअरेंजमेंट है सिर्फ कार्बोकेटाइन में होती है, ना तो कार्बन आयन में होनी है ना फ्री रेडिकल में होनी। आगे चलते, फिर उसके बाद में है रिएक्शन विद SO2Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड। अगर मैं अल्केन को लेता हूं SO2Cl2 से रेड करवाता हूं, ठीक है, तो क्या मिलता है RCl प्लस HCl प्लस SO2। HCl जो होती है इवेपोरेट हो जाती है, SO2 भी इवेपोरेट हो जाता है और आपको क्लोराइड मिल जाता है। और ये गुड मेथड है, दिस इज ए गुड मेथड, द रीजन बीइंग जो HCl एंड SO2 होती है वो गैसेस होती हैं, दीज आर द गैसेस, तो ये इवेपोरेट हो जाती हैं, तो हमको इस मिक्सचर को प्यूरिफाई या फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो SO2Cl2 की स्ट्रक्चर है वो ऐसी या ऐसी है, देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ी प्रॉपर नहीं है, हालांकि बुक्स में दी गई है, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। जो सल्फर होता है वो 6 बॉन्ड बनाता है, 2 2 4 5 6, सल्फर के पास में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली स्ट्रक्चर
एक्चुअल स्ट्रक्चर है, हालांकि बुक्स में आपको ये मिल जाएगी SO2Cl2 की, बट दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो मतलब अल्केन से अगर बनाना है तो सीधा SO2Cl2 से रेड कराओ तो आपको RCl मिल जाएगा, और ये SO2Br2 के साथ भी चल जाती है, SO2Br2 के साथ भी रिएक्शन हो जाती है, तब आपको RBr मिलता है। फिर उसके बाद में आता है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एडिशन ऑफ HX। तो ये भी हमने बड़ा डिटेल में एल्कीन में स्टडी किया था। तो यहाँ पे एडिशन टू सिमेट्रिक एल्कीन्स तब तो कोई इशू ही नहीं है, जो HX है उसको जहां मर्जी ऐड करो, H पॉजिटिव X नेगेटिव को जहां मर्जी ऐड करो, कोई इशू ही नहीं है। फिर आता है एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहां पर इशू क्रिएट होता है, जैसे RCH2 सॉरी RCH डबल बॉन्ड CH2 HX को ऐड किया, तो यहां पर कौन सा रूल फॉलो होता है, यहां पर होता है मार्कोनिकॉफ रूल, उस रूल से एडिशन होती है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, तो रिच गेट्स रिचर, हालांकि ये रूल बोलता नहीं, ये तो मैंने एज ए जस्ट इसका वो यूज किया है क्रक्स। यहां पर क्या होगा, H पॉजिटिव X नेगेटिव है, H पॉजिटिव विल ऐड टू दैट कार्बन एटम विच हैज द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो H पॉजिटिव कहां पे जाएगा, वो इस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड को बना रहे हैं C और C बना रहे हैं, इसके साथ एक H है, इसके साथ में दो H है, तो ये H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ जाएगा जहां पर दो हाइड्रोजन है, और X नेगेटिव विल गो टू सेकंड कार्बन एटम। तो दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा वाला भी बनेगा पर वो माइनर होगा, ये वो 90% बन जाएगा एंड इट वुड बी 10%। तो मार्कोनी रूल से एडिशन होगी रिच गेट्स रिचर, बस इसको याद रखो। फिर इसका एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, तो वो मैकेनिज्म में मैं जा नहीं रहा हूं, वो आपको ऑलरेडी करवाया हुआ कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है। अब दिस इज द एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें HCl की एडिशन करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, सीधा मार्कोनी को रूल लगाएंगे, तो H पॉजिटिव कहां पे जाएगा, H पॉजिटिव इस कार्बन पे जाएगा। देखो डबल बॉन्ड को ये कार्बन और ये कार्बन बना रहे हैं, इस कार्बन के साथ कोई भी जो है वो नहीं लगा हुआ, क्या कहते हैं हाइड्रोजन लगा हुआ, तो मैंने तो ये गलत बना लिया, तो हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पे जहां पे एक हाइड्रोजन लगा, रिच गेट्स रिचर, इसके पास तो कोई है ही नहीं हाइड्रोजन, इसके पास कम से कम एक तो है, तो ये H पॉजिटिव इस कार्बन के पास जाएगा और वो Cl नेगेटिव है वो इस कार्बन पे जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH3 Cl CH2 CH2 CH3, so this would be the product। अब यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाइड्राइड एंड मिथाइल शिफ्ट हो सकती हैं, जो आपको ऑलरेडी करवाई हुई है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है CH3 CH3 H CH CH CH3, तो इसमें हमने HBr की एडिशन कराई, तो क्या मार्कोनी रूल से एडिशन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, अदरवाइज मुश्किल रहेगा, इसको यहां पर रब कर देते हैं। तो क्या मार्कोनी के रूल से इसकी एडिशन होनी चाहिए, देखो मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ये चीज बननी चाहिए, CH3 CH CH3 CHBr CH3, जो H पॉजिटिव है वो कहां पे जाएगा, इस कार्बन पे, और Br नेगेटिव जाएगा इस कार्बन पे, तो ये बनना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। जो इसका मेजर प्रोडक्ट होता है दैट इज CH3 CBr CH3 CH2 CH3। अब ऐसा क्यों हुआ, अब इसके पीछे इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, उस मैकेनिज्म की डिटेलिंग में मैं जा नहीं रहा हूं, पर इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है दैट इज CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। देखो बॉन्ड शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, जो H पॉजिटिव होगा वो इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो इट वुड बी फॉर्मिंग द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। पर ये 2 डिग्री से हम 3 डिग्री बना सकते हैं, यहाँ से H नेगेटिव क्या करेगा, जंप कर जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3 C पॉजिटिव CH3 CH CH3।
तो जो Cl नेगेटिव है वो यहाँ पर आगे अटैच हो जाएगा, तो इट वुड बी, या Br जो होगा तो इट वुड बी फॉर्मिंग द दिस प्रोडक्ट। तो ये हाइड्राइड मिथाइल शीट आपको बताई हुई है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में डिस्कस किया था ये, तो मैं इसकी डिटेलिंग में आगे जा नहीं रहा हूँ। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में एंटी मार्कोनी रूल एडिशन है। तो अगर हम अनसिमेट्रिक एल्कीन में HBr को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो उल्टा हो जाता है। अब रिच रिच नहीं बनेगा, ठीक है, जो पुअर है वो रिच बन जाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होगा। तो H पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर जाएगा और Br नेगेटिव यहाँ पर जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, और ये आपको N प्रोपाइल ब्रोमाइड मिलेगा। ओके, और ये रिएक्शन सिर्फ HBr के साथ नहीं होगी, HCl, HI और HF के साथ में कोई एंटी मार्कोनिक रूल जो है, या पेरोक्साइड या खराश इफेक्ट नहीं फीचर होगा। रीजन उसके क्या होते हैं, दोनों स्टेप्स जो होते हैं वो सिर्फ HBr में एक्सोथर्मिक होते हैं, बाकी तीनों रिएक्शन में वो एक्सोथर्मिक नहीं होते, किसी में एंडो है किसी में एक्सो है, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, ये भी मैंने डिटेल में आपको करवाया हुआ है, तो मैं इसकी डिटेलिंग में आगे नहीं जा रहा। फिर उसके बाद में आती है अल्फा हेलोजिनेशन या अलाइलिक और जो है बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। अब यहां पर आप कंडीशंस देखिए, यहां पर एल्कीन में मैं X2 को ऐड करा रहा हूं, आई एम हेलोजन को ऐड कर रहा हूं, पर यहां पर जो कंडीशन है वो H और हीट है, तो यहां पर डबल बॉन्ड में एडिशन नहीं होगी, यहां पर कहां पे एडिशन होगी, अलाइलिक या अल्फा पोजीशन पे जो होगी वो होगी सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बनेगा, अलाइल हलाइड बनेगा। देखो, जो अगर सपोज करो ये रिएक्शन होता है CH2CH CH3 और मैं Cl2 या Br2 को ऐड करा रहा हूं, ठीक है, और कंडीशन क्या है, डार्क एंड कोल्ड, ये कंडीशन होनी बहुत जरूरी है, तब ये Cl2 या Br2 की एडिशन होगी इसमें डबल बॉन्ड में। और दिस इज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कीन्स। अगर मैं Br2 को ऐड करता हूं जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, तो वो डिसअपियर हो जाएगा। बट यहां पर कंडीशन क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन को करा रहा हूं HNO सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहां पर इस पोजीशन पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, H हट के X आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं होगा। ये भी आपको बताया हुआ था। तो इसमें एक और तरीका होता है, यहां पर हम NBS ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज NBS? इट इज एन ब्रोमोसक्सेनामाइड या NCS, एन क्लोरोसक्सेनामाइड। तो क्या करते हैं, NBS के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अलाइलिक पोजीशन पे क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन। अगर NBS यूज किया तो Br आएगा, और अगर मैंने NCS यूज कर लिया तो Br की जगह Cl आ जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन जो आपको याद रखनी है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद में आती है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दो मेन रिएक्शन है, सबसे पहले आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है इसमें करते हैं, सॉरी पीछे रह गई, जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है इसमें करते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम जो है आयोडीन को बनाते हैं। इसमें RF RCl या RBr को यूज करते हैं, नॉर्मली F को यूज नहीं करते हैं, इसको कम यूज करते हैं, RCl या RBr को यूज करते हैं, और उसको Na से रिएक्ट कराते हैं, और हम लेते हैं यहाँ पर ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन मतलब वाटर का कोई भी इसमें कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो हमको क्या मिलता है, Ri। तो इसमें हुआ क्या, जो NaI है I नेगेटिव, उसने किसको रिप्लेस कर दिया, उसने Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया और Ri बना गया। अब यहां पर एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि वाई ड्राई एसीटोन इज यूज्ड। ये CBSE में आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वाई ड्राई एसीटोन इज यूज्ड। अब उसका रीजन क्या है, या कई बार CCl4 भी यूज कर लेती है, उसका रीजन समझो। रीजन ये है कि जो NaI होता है, सोडियम आयोडाइड, इसकी नेचर जो होती है दैट इज कोवलेंट।
देखो NaCl जो होता है नमक, वो आयनिक की नेचर है, पर जो Na है उसकी नेचर कोवेलेंट है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि Na पॉजिटिव का साइज छोटा होता है और जो I नेगेटिव होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर लेता है। ठीक है, छोटा जो कटायन है वो बड़े अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर लेता है और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर को इंड्यूस कर देता है। द स्मॉल साइज ऑफ सोडियम पॉजिटिव induces the covalent character in the I negative by polarizing it। ठीक है, तो यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, यानी कि Na is covalent in nature और ड्राई एसीटोन क्या है? दैट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। उसके बाद में आई नेगेटिव ने क्या किया? यहां से Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव को हटा दिया। अब बना क्या? NaF, NaCl, NaBr। इन तीनों की नेचर क्या है? दीज आर द आयनिक इन नेचर। तो आयनिक इन नेचर है तो वो तो ट्राई एसीटोन में सोल्यूबल होंगे ही नहीं, तो वो तीनों के तीनों प्रेसिपिटेट बना लेंगे। एक बार उन्होंने प्रेसिपिटेट बना लिया, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, पर जैसे ये प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो गए तो प्रेसिपिटेट क्या होगी? रिएक्शन में सोल्यूबल नहीं होंगे, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देयरफॉर रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। देखो रिवर्सिबिलिटी कब आती है? रिवर्सिबिलिटी तब आती है अगर दोनों डिसॉल्व हो। अगर एक चीज डिसॉल्व ही नहीं हो रही, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन रही है, तो प्रेसिपिटेट को तो रिमूव किया जा सकता है। तो देयरफॉर रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए फर्दर डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम ड्राई एसीटोन का यूज करते हैं ताकि उसमें NaF, NaCl, NaBr जो है वो डिसॉल्व ना हो, बिकॉज दे आर आयनिक इन नेचर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। इन एसीटोन क्या है? जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है, F नेगेटिव सबसे ज्यादा है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ये बाद में समझाऊंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर का क्या मतलब है, अभी यहां पर कोई जरूरत नहीं है इसकी। उसके बाद में सेकंड आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, कई बुक्स में इसका नाम स्वार्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, और कईयों में यहां पर इसका नाम दिया हुआ है स्वार्ट्स। मतलब यहाँ पे Z और S में कोई फर्क नहीं है। तो होता क्या है, यहां पर RCl, RBr या RI, इसको हम डिटेक्ट कराते हैं मेटालिक फ्लोराइड्स के साथ में। AgF ले लिया, SbF3 ले लिया, HgF2 ले लिया, CuF3 ले लिया। यहाँ पर 1 या 2 डिग्री लेते हैं, 3 डिग्री नहीं लेते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं जो पोलर इन नेचर है, अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। अब ये अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। देखो सॉल्वेंट्स आपके, पहले पोलर की बात कर लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, जस्ट 1 मिनट। पोलर सॉल्वेंट्स दो टाइप के हैं, एक तो होते हैं प्रोटिक, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स, और दूसरे होते हैं अप्रोटिक, अप्रोटिक पोलर। फर्क क्या है? प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में है कि पहले तो पोलैरिटी चाहिए, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर के बीच में क्या है? पोलैरिटी है, ठीक है, वाटर पोलर है। दूसरा क्या है कि वाटर जो है वो थोड़ा H पॉजिटिव देने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटिक का मतलब क्या है? जो प्रोटॉन। तो ये एक ऐसा पोलर सॉल्वेंट है जो H पॉजिटिव दे सकता है। सिमिलर कहानी CH3OH की है, ये भी H पॉजिटिव दे सकता है। सिमिलर कहानी C2H5OH की है, तो ये भी थोड़ा बहुत H पॉजिटिव दे सकता है। तो इनको बोलते हैं प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। फिर होते हैं अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। देखो इनमें पोलैरिटी तो जरूर है अप्रोटिक में, पर ये कोई वो नहीं देंगे, अप्रोटिक मतलब H पॉजिटिव नहीं देंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे ICL है, ICL में पोलैरिटी है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पोलर सॉल्वेंट है पर अप्रोटिक है, कोई H पॉजिटिव नहीं देगा ये। सिमिलरली ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, इसमें भी यह है पोलैरिटी है, इट हैज अ पोलैरिटी, लिक्विड होता है इसमें पोलैरिटी होती है पर अप्रोटिक है, कोई H पॉजिटिव नहीं देगा, ठीक है। सिमिलरली डाइमिथाइल फॉर्मामाइड,
इसमें भी क्या है, इसमें पोलैरिटी है, पर ये क्या करेगा, ये कभी भी वो नहीं देगा आपको, H पॉजिटिव देगा। तो हमने क्या लेना है, अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लेना है। तो वो DMSO या DMF, इनके नाम पता होने चाहिए, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड CH3SO CH3, और डाई मिथाइल फॉर्माइड NCH3CH3CHO। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। अब हम मेटेलिक फ्लोराइड को रेड कराते हैं RCl RBr RA के साथ में, तो क्या मिलता है, RF। और जो AgCl AgBr AgI होते हैं, इनके प्रेसिपिटेट बनते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, दे आर नॉट सोल्यूबल। सो दिस इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। आपके सिलेबस में सिर्फ स्वार्ट्ज रिएक्शन ही है जिससे आप फ्लोराइड्स को बना सकते हो, बाकी कोई ऐसी रिएक्शन नहीं जिससे आप फ्लोराइड्स को बना सकते हो। वैसे रिएक्शन और भी हैं, पर जो आपके सिलेबस में है दैट इज ओनली द स्वार्ट्ज रिएक्शन। सिर्फ स्वार्ट्ज रिएक्शन से ही आप फ्लोराइड बना सकते हो। तो कहीं भी आपने फ्लोराइड को बनाना है, अल्काइल फ्लोराइड को, तो आप स्वार्ट्ज रिएक्शन को याद करो। सिर्फ स्वार्ट्ज रिएक्शन की हेल्प से ही आप बना सकते हो, बाकी किसी मेथड से नहीं आप बना सकते। ओके, तो ये दो रिएक्शन कर लिए, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर आता है फ्रॉम अल्कोहल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्कोहल से भी क्या होता है, हम बना सकते हैं उसको, अल्काइल हैलाइड्स को। तो सबसे पहले इसमें आता है ग्रूव मेथड। अब ये ग्रूव मेथड में क्या करते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं ROH और उसको रिएक्शन कराते हैं लूकास रीजन से। अब लूकास रीजन क्या चीज है, इट इज द solution of anhydrous ZnCl2 and concentrated hydrochloric acid in equimolar ratio। इक्विमोलर रेशियो का मतलब क्या है, 1:1, जितने उसके मोल, ठीक है, जितने ZnCl2 के मोल है उतने कंसंट्रेटेड HCl के हैं, दोनों का 1:1 मिक्सचर है, 1:1। तो हम जो अल्कोहल है उनको रिएक्ट कराते हैं लूकास रीजन के साथ में। तो होता क्या है, यहाँ से जो Cl है वो OH को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, एंड इट फॉर्म द CH3CH2Cl प्लस H2O। अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैकेनिज्म को देखते हैं। अब मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म में इसके 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, दिस इज द अल्कोहल, इसको मैं रेड करा रहा हूं कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CH3 CH CH3 Cl प्लस H2, ठीक है। अब ये चीज कैसे होती है, इसको मैकेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोटोनेशन। अब ये प्रोटोनेशन में क्या हुआ, जो HCl है वो डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। तो CH3 CH CH3 OH। अब क्या होगा, जो H पॉजिटिव है ये क्या है, दिस इज द लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज इन द सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो H पॉजिटिव विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है, इट विल एक्ट एज ए लुईस बेस। तो ये क्या करेगा, जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, इट वुड बी फॉर्मिंग द CH3 CH CH3 OH2। ये यहाँ पर वाटर जो है, मतलब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ये स्टेप फास्ट है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेप, स्टेप 2 इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन।
अब ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सस्टेन नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उससे उसका इलेक्ट्रॉन लेके खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कटाइन में. नाउ दिस कार्बोकेटाइन हैज बीन फॉर्म. नाउ दिस इज द आरडीएस. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द आरडीएस. दिस इज इंपॉर्टेंट. जो कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट इज द आरडीएस. फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो यहां पर कार्बोकेटाइन बना उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी, CH3 CH पॉजिटिव CH3. तो यहां पर Cl नेगेटिव जो होगा वो उसके साथ में अटैच होके क्या बना देगा, CH3 CH Cl CH3. Now this is the mechanism of the Lucas process. Lucas process सॉरी ग्रूव प्रोसेस है, ठीक है. अब यहां पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन दैट इज द आरडीएस. अब जो किसका कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होता है, 3 डिग्री का. तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और मिथाइल में सबसे कम, क्योंकि मिथाइल का कार्बोकेटाइन सबसे लीस्ट स्टेबल होता है. अब ये सब तो ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म. अब यहाँ पर जो 3 डिग्री है वो फटाफट दे देंगे, 2 डिग्री मुश्किल से देंगे, 2 डिग्री भी दे देंगे, 1 डिग्री और मिथाइल वाले बहुत मुश्किल से देंगे. अब ये सब कुछ तो ठीक है, बट यहाँ पे ZnCl2 का रोल क्या है वो तो पिक्चर में नहीं आया. व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2? अब यहाँ पर जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, इट एक्ट्स एज द लुईस एसिड. इसके बाद में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इसका पर्पस क्या है, देखो जो 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो तो इजीली बन जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. ओके, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बट अगर मैं बात करता हूं 1 डिग्री की, तो उसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता. ओके, ना तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, ना कुछ उसमें जो है इंडक्टिव इफेक्ट है, तो उसको बनाना कोई आसान काम नहीं है. तो उसको बनाने के लिए हेल्प कौन करता है, उसको बनाने के लिए हेल्प करता है ZnCl2. ZnCl2 कैसे हेल्प करता है कि ये क्या करेगा, CH3 CH CH3 यहां पर लगा हुआ OH2. ये क्या करेगा, जो लोन पेयर है उसके साथ में ZnCl2 क्या करेगा, एक किस्म का बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एंड इट हेल्प्स इन द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड. ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा, ठीक है. तो देयरफॉर इट विल बी फॉर्मिंग द CH3 CH CH3 पॉजिटिव. देखो 3 डिग्री और 2 डिग्री में तो अपने आप टूट जाएंगे, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनना आसान नहीं, पर ZnCl2 कर रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इट इज हेल्पिंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. तो इस तरीके से आपका कार्बोकेटाइन बनेगा. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. It attaches itself to the oxygen atom of the alcohol and helps in the cleavage of RO bond या CO bond. ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर यूज है. पूछते हैं what is the use of anhydrous ZnCl2? It helps in the cleavage of CO bond. कैसे करता है, by forming the coordinate bond with the oxygen of alcohol. तो ये इंपॉर्टेंट है. ये समझ में आ गया, दिस इज ओके. यस सर. ओके, फिर आगे चलते हैं. तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो सीधा ग्रूव मेथड को पूछेंगे कि ग्रूव मेथड होता क्या है. तो इट इज टू फॉर्म द क्लोरो अल्केन्स या अल्काइल क्लोराइड्स. ये अल्काइल क्लोराइड्स के लिए ही है, ये ब्रोमाइड्स के लिए नहीं है, इसका याद रखना ग्रूव मेथड का. फिर लुकास रीजन में क्वेश्चन आता है, तो इट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फिर आगे चलते हैं. उसके साथ एक बड़ा फेमस टेस्ट है दैट इज द लुकास रीजन टेस्ट. अब उसका बेसिस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो मैक्सिमम स्टेबल होता है, तो फटाफट बन जाता है. फिर 2 डिग्री थोड़ा दिक्कत से करता है, 1 डिग्री और दिक्कत से करता है. तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी established a test that is called the Lucas region test.
अब ये क्या है, दिस इज अ डिफरेंशिएशन टेस्ट बिटवीन द 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, तीनों में अल्कोहल डाल दिया, ठीक है, पर मुझे ये नहीं पता किसमें क्या अल्कोहल है, पर तीनों में मैंने क्या किया, अल्कोहल डाल दिया, और उसमें फिर मैंने क्या किया, लूकस रीजेंट को ऐड कर दिया, तीनों में मैंने लूकस रीजेंट को ऐड कर दिया, जिसमें क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी, उसका कलर व्हाइटिश आना स्टार्ट हो गया फटाफट, ठीक है, इमीडिएटली। तो वो कौन सा अल्कोहल है, दैट इज द 3 डिग्री अल्कोहल। फिर उसके बाद में कुछ जो है क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी जो होती है वो 5 मिनट्स के बाद में या 10 मिनट्स के बाद में 20, किसी बुक में कुछ भी लिखा हुआ है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जितनी बड़ी चेन होती जाएगी अल्काइल हैलाइड्स की उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, टाइम लगता जाएगा। मिथाइल अल्कोहल में जो होती है वो जो है आपकी सीधा मिथाइल अल्कोहल नहीं, जो आपका दिस वन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में जो है आफ्टर 5 मिनट्स आ जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अल्कोहल 520, पर इमीडिएटली कभी नहीं आती। तो जिसमें 5 मिनट्स के बाद में आती है उसको कौन सा अल्कोहल बोलेंगे, दैट विल बी द सेकेंडरी। और जिसमें हीट करने पे आती है वो होगा 1 डिग्री, मिथाइल वाला देगा ही नहीं, यह सीवियर हीटिंग में देगा। सो दिस इज द डिफरेंशिएट टेस्ट बिटवीन द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड द 3 डिग्री अल्कोहल। ये बात समझ में आती है। उसके बाद में इसकी लिमिटेशन भी है दिस मेथड की। लिमिटेशन ये है कि ये उसके बाद में जो 6 से ऊपर है जिनके पास कार्बन एटम है, जैसे सपोज करो ये चीज है CH3 CH2 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 CH2OH, यहां पर ये फेल हो जाएगा। रीजन बीइंग 7 कार्बन एटम की चेन आ गई, जो ये वाला अल्कोहल है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल ही नहीं होगा, तो वाटर के अंदर का सोल्यूबल ही नहीं है तो टेस्ट ही नहीं देगा। तो यानी कि 6 कार्बन एटम तक वैलिड है, उसके बाद में ये टेस्ट नहीं देता। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। आगे चलते हैं, ये लुकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। फिर उसके बाद में आता है डार्जन मेथड। डार्जन मेथड इज इज ऑल्सो गुड मेथड। यहाँ पर ROH को रेड कराते हैं SOCl2 के साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो क्या बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब ये जो SO2 और HCl है ये क्या है, दीज आर द गैसेस। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड मेथड टू प्रिपेयर द ROH। क्योंकि इसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको SO2 और HCl तो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाएंगी, आपको जो मिलेगा आपको सिर्फ RCl ही मिलेगा, उसको प्यूरिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज ए वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर द एल्काइल क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ पर SOBr2 का भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, तो SOBr2 से भी आपको RBr मिल जाएगा। ओके, SO2 एंड HBr मिलेंगे तो दीज आर ऑल्सो द गैसेस, ये भी रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाती हैं। तो गुड, दिस इज अ गुड मेथड। पर डार्जन मेथड है सिर्फ SOCl2 के लिए, SOBr2 के लिए नहीं है, उसके लिए कोई नाम नहीं है उसका। आगे चलते हैं। फिर रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहेलाइड्स। अगर मैं PCl3 PBr3 PI3 लेता हूं, ठीक है, और उसको रेड कराता हूं ROH के साथ में, तो क्या मिलेगा, RX प्लस H3PO3। ओके, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जो PCl3 है वो तो रेडीमेड मिल जाता है, स्टेबल होता है, दिस इज स्टेबल। पर जो PBr3 होता है और PI3 स्टेबल नहीं होते, दीज आर नॉट स्टेबल। PBr3 एंड PI3 दीज आर द हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स। तो ये लेबोरेटरी में स्टोर करके रखते नहीं है, क्योंकि अगर रखेंगे तो डीकम्पोज हो जाते हैं। तो इनका क्या करना पड़ता है, इनको इन सिटू बनाना पड़ता है। इन सिटू मतलब क्या, रिएक्शन के बीच में बनाना पड़ेगा। वो कैसे, ROH की रिएक्शन करवाएंगे, किससे करवाएंगे, रेड फास्फोरस के साथ में प्लस Br2 के साथ में। सिमिलरली रेड फास्फोरस प्लस HI प्लस I2। तो रिएक्शन के बीच में आपको क्या मिलेगा, PBr3 या PI3। तो इन सिटू है, इनको बोलते हैं इन सिटू, तो वहां से क्या मिलेगा, 3RBr या 3R। तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं।
फिर सिमिलरली फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। तो फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स के साथ में क्या होगा, अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 रिलीजिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस व्हिच फॉर्म मिस्टी फ्यूम इन द एयर। अगर मैं PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो क्या मिलेगा मुझको, अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा प्लस HCl प्लस PuCl3 मिलेगा। ओके, तो ये रिएक्शन PCl5 के साथ में ही है, PbR5 या Pi3 के साथ में पॉसिबल नहीं है, Pi5 के साथ में पॉसिबल ये नहीं है, सिर्फ PCl5 के साथ ये रिएक्शन होती है। फिर आती है हंस-डिकर रिएक्शन या बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन। दो नाम है, या तो इसको हंस-डिकर रिएक्शन बोल देते हैं या इसको बोल देते हैं बोरोडिन। बोरोडिन साइंटिस्ट का नाम था, बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर दो ये साइंटिस्ट अलग अलग थे। बोरोडिन क्या था, वो हंस-डिकर का था बॉस था, तो दोनों ही मिलके करते थे एक्सपेरिमेंट। तो कई बार मोस्टली इस पे हंस-डिकर ने काम किया था, तो कई बार बोरोडिन हंस-डिकर भी बोल देते हैं, कई बार सिंपल हंस-डिकर भी इसको बोल देते हैं। तो ये रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with Br2 refluxing CCl4 to form alkyl halide or aryl bromide with carbon less than originally is called the Hunsdiecker reaction। इसमें क्या करते हैं, हम सिल्वर सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ और उनको Br2 से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होता है, RBr बनता है, ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, CO2 गैस क्या होगी, निकल जाएगी और AgR बनेगा। अब इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, यहां पर जो आपको अल्काइल हैलाइड मिल रहा है उसमें एक कार्बन एटम लेस है, वो CO2 की फॉर्म में निकल गया, तो दिस इज द स्टेप डाउन रिएक्शन। दिस इज द स्टेप डाउन रिएक्शन। इसमें हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया, उसको Br2 से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो CO2 निकल गया, मिला गया RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। सो दिस इज द रिएक्शन, मोस्टली कंपटीशन में आती है, CBSE का पार्ट नहीं। फिर आता है अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो चीज है ये अमाइंस में भी आएगी। अब यहां पर डिटेल में कर लेंगे, तो अमाइंस में इसको फिर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने करना है प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स यूजिंग डायजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले हमने करनी है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, एनिलीन लिया, ठीक है, दिस इज द एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लग गया तो दैट इज कॉल्ड द एनिलीन। उसको रिएक्शन किससे करवानी है, NaNO2 प्लस HCl से। नाउ दिस टेम्परेचर इज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या कई बार लिखा होता है आइस कोल्ड, या कई बार लिखा होता है 273 to 278 केल्विन। ये तीनों चीजों का मतलब एक ही है, चाहे तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ले लो, चाहे आइस कोल्ड ले लो, चाहे 273 to 278 केल्विन ले लो, सभी का मतलब एक है। और इसको रिएक्शन कराया NaNO2 प्लस HCl से, तो मिलेगा क्या आपको, मिलेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं, इसका एक मैकेनिज्म है, पर वो करने की जरूरत नहीं है, पूछते नहीं है। जो ये N है, इट इज फॉर्मिंग द ट्रिपल बॉन्ड विद दिस N। ओके, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके, एंड इट इज Cl नेगेटिव, मतलब जो N पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ में Cl नेगेटिव कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब यहां पर रिएक्शन कंडीशंस वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको ये चीज देता है, उसने एनिलीन दे दिया और क्या कर दिया, यहां पर दे दिया HNO2 और नीचे दे दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या दे दिया आइस कोल्ड। अब बच्चे को ये समझ नहीं आता, ये HNO2 दिया है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ये कैसे हो सकता है, हालांकि इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। अब यहां पर तो कोई Cl नजर नहीं आ रहा, यहां पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लगा दिया, तो ये अंडरस्टूड है। अगर एनिलीन की रिएक्शन HNO2 के साथ में हो रही है तो HNO2 आया कहां से है, वो NaNO2 प्लस HCl से ही आया है, तो वहां पे डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन ही होगी इसकी।
मतलब कई बार दिमाग में आता है कि HNO2 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो Cl कहाँ से आ गया, Cl आ जाता है, ठीक है। HNO2 का मतलब ही है कि NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इसका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो यानी कि डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में करना क्या है, हमने लेना है एनिलीन, उसको रिएक्शन करवानी है NaNO2 प्लस HCl के साथ में। टेम्परेचर जो है दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आइस कोल्ड या 273 to 278 केल्विन, या सिंपली HNO2 भी यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाउ दिस इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट। अभी तो ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये मुझको स्टार्टिंग प्रोडक्ट मेरा मिल गया। अब आगे ये करेगा क्या उसको देखते हैं। फिर आती है सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने रिएक्शन बनाई थी। तो उसमें क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमको मिल गया हैलाइड, तो हमने उसको किससे रेड करवाया, क्यूप्रस क्लोराइड से या क्यूप्रस ब्रोमाइड से। क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब क्या है, Cu2Cl2, और क्यूप्रस ब्रोमाइड क्या है, दैट इज Cu2Br2, इससे रेड करवाया। तो क्या बना, अराइल हैलाइड, और N2 निकल गया, प्लस HCl भी बनता है, HCl या HBr। अब ये एक मैकेनिज्म है इसका, पर वो मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जामिनेशन में कोई पूछता नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि आपको क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड को यूज करते हैं। कई बार हम CuCN को भी यूज कर लेते हैं। अगर CuCN को यूज किया तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द साइनोबेंजीन, आपको साइनोबेंजीन मिल जाएगी। फिर आती है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडवियर रिएक्शन। यहाँ पर तो Cu2Cl2 CuBr2 आपको लेबोरेटरी में बना बनाया मिलता था, पर सपोज करो अगर लेबोरेटरी में बना बनाया नहीं है तो क्या, तो हम उसको बनाएंगे। बनाएंगे कैसे, कॉपर पाउडर प्लस HCl से रिएक्शन करवाएंगे। जब कॉपर पाउडर प्लस HCl की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, इट फॉर्म द Cu2Cl2। ऐसे ही कॉपर पाउडर प्लस HBr, इससे क्या बनता है, इट फॉर्म द Cu2Br2। तो इससे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्लस N2, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव, और यहां पर जो है इट फॉर्म द ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस Cl नेगेटिव। तो इस चीज का ध्यान में रखना है। तो सैंडमेयर गैटरमैन। आगे चलते हैं, उसके बाद में ही इसकी एक और रिएक्शन आती है सिबलिंग रिएक्शन, दैट इज द बाल शाइनर रिएक्शन। तो बाल शाइनर रिएक्शन में हम फ्लोरोबेंजीन को बनाते हैं। तो क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है, उसको HbF4 से रेड कराया। नाउ व्हाट इज HbF4, इट इज द हाइड्रो सॉरी इट इज द फ्लोरो बोरिक एसिड। ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, इसको रेड करवाया बेंजीनियम डाइजोनियम हैलाइड के साथ में। तो क्या बनाया गया, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये बना लिया हमने। अब करना क्या है, इसको इसको स्ट्रांगली हीट किया। तो स्ट्रांगली हीट किया तो क्या बना, फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3 निकल गया। अब इसका भी एक मैकेनिज्म है, पर वो करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैकेनिज्म हर रिएक्शन का होता है, जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो हर किसी का मैकेनिज्म है। पर हमारे सिलेबस में टोटल कोई 200 रिएक्शंस है, 250 रिएक्शन, 200 250, वो सभी के मैकेनिज्म नहीं करने हैं। हार्डली हमने 20 to 25 रिएक्शंस के मैकेनिज्म करने हैं। वो मोर देन इनफ है फॉर द CBSE JEE मेंस एडवांस। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म करने का मतलब नहीं है, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं उस पर, ठीक है। इन द सिलेबस ऑफ JEE मेंस एडवांस स्पेसिफाई किया है कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आएंगे। सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आते। तो दीज आर द वन ऑफ दोज रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं पर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं। फिर उसके बाद में आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोबेंजीन। जो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है उसको Ki के साथ में हीट करते हैं, Ki एक्वस लेते हैं, उसको हीट करते हैं, तो क्या बनता है, आइडोबेंजीन। तो बेसिकली हमने अगर आइडोबेंजीन बनाना है या फ्लोरोबेंजीन बनाना है या ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो डाइजोनियम सॉल्ट का यूज करके हम इसको बना सकते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि
अगर फ्लोरोबेंजीन बनानी है, ठीक है, तो सिर्फ बाल शाइमर रिएक्शन से ही बन सकती है, और कोई मेथड नहीं है इसको बनाने का, किसी भी मेथड से नहीं बन सकती। जो अल्काइल फ्लोराइड्स थे वो बनते थे स्वार्ट्ज रिएक्शन थे, और जो फ्लोरोबेंजीन बनती है वो बाल शाइमर, सिर्फ ओनली रिएक्शन यही है आपके सिलेबस में, ठीक है। फ्लोरो अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन, और फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए बाल शाइमर, और कोई रिएक्शन आपने याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये होता है। इसके बाद में एक दो रिएक्शंस और है, उसको भी देख लेते हैं जो फॉर्मेशन की है। इसको क्लियर कर देते हैं। एक यहां पर आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन जो थी अल्काइल रिंग की, सॉरी अल्काइल नहीं एरोमेटिक की, ये हमने किया था एरोमेटिक कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन्स में। बेंजीन रिंग को लिया और इसको रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? Fe प्लस Br2 के साथ में, या Fe प्लस जो है Cl2 के साथ में, या FeBr3, ठीक है, प्लस Br2, या FeCl3 प्लस Cl2। तो ये आपको पता था, इन सभी में मुझको क्या मिलता है? Br पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, या Cl पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा? आई वुड बी गेटिंग द ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन। तो इसका डिटेल मैकेनिज्म हमने EA सेक्शन में किया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन, उसमें हमने इसका डिटेल मैकेनिज्म किया हुआ है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां पर हमारी जो प्रिपरेशन एक्शंस हैं वो खत्म होती है।